नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं सनातन संज्ञानार्थ। शरद पवार कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। कहाँ है का मतलब है कि वो डॉटेड इंडिया के साथ में है, अलग हैं, अपने भतीजे अजीत पवार के साथ में हैं, पार्टी के साथ में हैं, अपनी बेटी के साथ में है या एनडीए के साथ में है। इसका कैस लगाना भी मुश्किल है। और इसीलिए कहा जाता है कि शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कभी भी अच्छे संदर्भ में नाम नहीं लिया जाता। जोड़ तोड़, तिक्रम एंड अनप्रेडिक्टेबल, इस तरह के राजनीतिक भारत की राजनीति में कभी देखा नहीं गया है। और इसलिए उनका कोई दीन, कोई ईमान नहीं है। कभी अपने शब्दों पर खरे नहीं उतरते। कभी किसी से अगर कुछ प्रॉमिस की तो उसका पालन नहीं करते। कभी किसी को क्या वचन दिया ये याद नहीं रखते। लेकिन उनको एक बात हमेशा याद रहती है कि कहाँ उनका कितना फायदा है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद जब राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी महाराष्ट्र में, तो भी उन्होंने एक बार मन बनाया था कि एनडीए के साथ जाया जाए और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। और ये उनके लिए कुछ भी नया नहीं था, इसके पहले भी ऐसा कर चुके थे। उन्होंने भाजपा की सरकार बचाई थी, बनाई थी। उन्होंने भाजपा सूत्रों से बात की और इधर उन्होंने अपने घोड़े खोल रखे थे उद्धव ठाकरे को फंसाने के लिए। और वो मेल मिलाप का दौर चलता रहा और आखिरकार, जैसा भारतीय इतिहास में होता आया है, भारतीय राजनीति में होता आया है, उद्धव ठाकरे का एक सिपाही उन्होंने अपना वफादार बना लिया और वो थे बहुत वाचाल प्रवृत्ति के संजय राउत। और संजय राउत के जरिए उन्होंने मातोश्री पर एक तरीके से इंटरनली प्रहार कर दिया। मातोश्री को अपने कब्जे में ले लिया, उद्धव ठाकरे को सब्ज बाग दिखाए। और इधर एनडीए के साथ उनकी बात होती रही, मोदी से भी शायद बात हुई। और उसमें पेच फंसा था उनकी बेटी सुप्रिया सुले के लिए। और जो मंत्रालय उन्होंने मांगा था, कृषि मंत्रालय, उस पर बात अटक गई। क्योंकि कृषि मंत्रालय मोदी सरकार का बहुत ही फ्लैगशिप मंत्रालय है, जिसके द्वारा किसानों को किसान सम्मान और बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए बात नहीं बनी। और दो मंत्रालय मांगे जा रहे थे, उसमें मोदी सरकार एक मंत्रालय देने के लिए तैयार थी। शायद कोशिश की जाती तो एक राज्य मंत्री का दर्जा भी मिल जाता। लेकिन उनको दो मंत्रालय चाहिए, एक तो प्रफुल्ल पटेल के लिए और दूसरा अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए। लेकिन बात नहीं बन सकी। तो उन्होंने निगोशिएशन के रास्ते छोड़े नहीं। अपने भतीजे अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ में सरकार बनाने के लिए भेज दिया। सरकार बन गई। उनका सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया, राष्ट्रपति शासन हट गया। और इसके बाद उन्होंने देखा कि उद्धव ठाकरे तो एक नौसिखिया अनाड़ी टाइप के व्यक्ति हैं। अगर इनके नेतृत्व में सरकार बनाई जाए तो वो सरकार ऐसी ही होगी जैसे सोनिया ने मनमोहन सिंह की सरकार बनाई थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वास्तव में प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। शरद पवार को ये खेल ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा फायदेमंद लगा। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारी कोशिश शुरू की। और कांग्रेस को अगर कुछ मिल जाता है बैठे बैठाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। इसलिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बन गई और भाजपा को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। भाजपा इस भाव को भूली नहीं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में जो नजदीकियां थी वो चलती रही। और अब जब शिंदे द्वारा सरकार गिरा दी गई और भाजपा और शिंदे गुट शिवसेना की सरकार बन गई, तो फिर महाअघाड़ी खाली हो गया। शरद पवार राजनीतिक व्यापारी हैं, कभी घाटे का सौदा नहीं करते, कभी खाली बैठते नहीं। तो उन्होंने फिर जोड़ तोड़ लगाया और उनको लगा कि इस सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। और उन्होंने अपने भतीजे के साथ योजना बनाई और भतीजे को भाजपा में शामिल करा दिया। क्योंकि इतना ड्रामा करने के बाद कुछ तो लिहाज शर्म रहती है लोगों को राजनीति के इस स्तर पर कि अचानक शरद पवार कैसे अला बदल लेते। तो शरद पवार ने सारा कुछ किया। पटना मीटिंग में पहुंचे विपक्षी एकता के लिए। और वहां से जब तक लौट के आए तो वहां पर अजीत पवार जा चुके थे। अंदर खाने की बात है कि उनकी सहमति से आए। लेकिन अजीत पवार की भी अंदर की बात ये थी कि अजीत पवार लौटने के लिए नहीं आए थे, उनके चाचा कुछ भी करें। तो मामला अजीत पवार के हाथ में पूरी तरीके से आ गया।
सारे खिलाड़ी जो शरद पवार के साथ में थे, प्रफुल्ल पटेल, सोचा जा सकता है कि वो शरद पवार को कभी छोड़ेंगे। छगन भुजबल, जो हमेशा शरद पवार की अंगुली पकड़कर ही बड़े हुए हैं राजनीति में, वो कभी शरद पवार का साथ छोड़ेंगे? लेकिन ये सब अलग हुए थे, उसी दिन ये मालूम पड़ गया था कि पूरा खेल है। और सबसे बड़ी बात है, शरद पवार लास्ट तक कहते रहे कि उनको नहीं मालूम था कि अजीत पवार के बंगले पर कोई मीटिंग हो रही है, क्या डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जो अजीत पवार मीटिंग कर रहे थे, उसमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल थी। और बाद में ये महसूस किया गया कि सुप्रिया सुले के रहने से शायद मैसेज जाएगा कि ये ओरिजिनल ड्रामा नहीं है, इसलिए सुप्रिया सुले को वहां से चलता कर दिया गया। लेकिन शरद पवार ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सुप्रिया सुले उस मीटिंग में थी। खैर, अब तो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, बाकी 8 मंत्री भी उनके पास में हैं। और जैसा कि ड्रामा होना था, अजीत पवार अपने मंत्रियों के साथ चाचा के दरवाजे दस्तक दे आए, और पार्टी की एकता के नाम पर, पार्टी एका करने के नाम पर, उनको भी एक तरीके से निमंत्रित कर दिया एनडीए के लिए। लेकिन चाचा ने कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ ना ना। इसका मतलब ये हो कि चाचा इतनी सदी हुई बॉलिंग कर रहे हैं कि ना तो इसे कांग्रेस समझ पा रही है और ना ही भाजपा। भाजपा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब रिसीविंग इन पर है शरद पवार, इसलिए भाजपा को कोई परेशानी नहीं, भाजपा खुश है। और शरद पवार के आने ना आने से भाजपा का कोई नफा नुकसान हो, ऐसा भी नहीं है महाराष्ट्र में। तो भाजपा बेखबर है, बेअसर है। लेकिन शरद पवार नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी वक्त में उन्होंने निर्णय लिया कि वो बेंगलोर की कांग्रेस प्रायोजित विपक्षी एकता की बैठक में जाएंगे, और वहां पर गए भी। लेकिन शरद पवार एक पावरलेस व्यक्ति की तरह से हुए, फिर भी उन्होंने दिखाने की पूरी कोशिश की कि वो विपक्ष के साथ में हैं, और ये जो इंडिया नाम दिया गया है, इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और इसी मीटिंग में एक काम ये भी हो गया कि नीतीश कुमार को जब भी लगा कि सारा कुछ उनके हाथ से ले लिया गया है, उन्होंने इतनी मेहनत की, हर राज्य में गली गली नुक्कड़ पर जाकर सभी नेताओं से बातचीत की, और उन्होंने जो फिजा बनाई और विपक्षी नेताओं को पटना में इकट्ठा किया। लेकिन वो जो एकता का गठबंधन बनने जा रहा था, उसकी बागडोर कांग्रेस ने सीधे तौर से अब अपने हाथ में ले ली। इसलिए उनका रोल काफी कुछ सीमित हो गया, लगभग खत्म हो गया। और इससे हताश और निराश नीतीश कुमार बेंगलोर से बहुत ही बुझे बुझे से पराजित थके योद्धा की तरह निकल आए। और उनकी मुसीबतें वहां भी कम नहीं हो रही, क्योंकि पटना में भी बहुत सारे खेल चल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी सोचा कि भाई, एक व्यक्ति जिसने इतना कुछ कांग्रेस के लिए किया, और मैसेज कहीं ये ना चला जाए कि कांग्रेस सब कुछ अपने आप करना चाहती है, राहुल गांधी के लिए करना चाहती है, अपने लिए करना चाहती है। इसलिए अगली बैठक शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई कि आप बॉम्बे में करिए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी भी तो है, और कांग्रेस पार्टी वही है जो अभी रिसेंटली जो पिछली सरकार थी उसमें शामिल थी। तो बम्बई में अगली बैठक होगी, उसकी तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है। उस बैठक में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय होगा, हो सकता है सीटों का अरेंजमेंट भी तय किया जाए। लेकिन उसकी तारीख निश्चित होगी, उसके पहले पहले कुछ बड़ा हो सकता है बम्बई में। और बड़ा होने में यही है कि अगर शरद पवार गए तो इस मीटिंग को एक और बहुत बड़ा झटका लगेगा इंडिया को। जो डॉटेड इंडिया है, आई डॉट एन डॉट तो ये जो डॉटेड इंडिया है, इसको एक और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और शरद पवार बहुत सदी हुई चाल चल रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, कोई रन नहीं बनने दे रहे हैं। कांग्रेस बहुत चौकन्नी है, एक एक बाल का सामना बहुत ठीक से कर रही है। लेकिन शरद पवार तो ठहरे बहुत ऊंचे खिलाड़ी, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए वो कोई भी जोखिम, कोई भी इस तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे उनका कैच बाउंड्री पे पकड़ लिया जाए। तो फिर भी अंदर खाने में बहुत सारा चल रहा है। अभी भी सुप्रिया सुले को लेकर कोई बहुत आश्वासन मोदी सरकार से नहीं मिला है। और उनको मालूम है कि मोदी सरकार ने अगर आश्वासन दिया तो वो जरूर होगा, क्योंकि मोदी शरद पवार नहीं। शरद पवार तो कह के भी झुठला देते हैं, बदल जाते हैं। मोदी नहीं बदलेंगे। लेकिन मोदी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। और उसी दिन का इंतजार है, जिस दिन हरी झंडी मिली केंद्र सरकार से, मोदी से, उसी दिन शरद पवार कहीं निकल जाएंगे एनडीए में। लेकिन आप लोगों को लगता है शरद पवार को देख के, अगर आप उनकी फोटो की गौर से देखें, कुछ ना कुछ ईश्वरीय संदेश उनके चेहरे पर झलकता है। अगर उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद राम भजन करने लगता। ईश्वर ने उनको क्या से क्या बना डाला, उनकी आवाज भी कोई ठीक से सुन नहीं पाता। इसके बाद भी वो हार नहीं मान रहे। और उनकी बेटी भी कहती है कि नहीं, अमिताभ बच्चन की उम्र देखिए और इनकी उम्र देखिए। यानी वो कह रहे हैं कि हम अभी रिटायर नहीं हुए हैं, अभी कुछ करेंगे। इसका मतलब है मौका मिला तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हर चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन
शरद पवार एक नैरेटिव बनाने में भी माहिर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिस समय वो अपने क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बारामती इलाके में। तो बरसात आ गई, काफी लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा थे। तो शरद पवार ने उनको निराश नहीं किया, वर्षा के बावजूद अपना भाषण जारी रखा और भाषण दिया। और उनकी वो फोटो तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी और सोशल मीडिया में भी छाई रही कि भाई देखिए नेता कैसा है, इस उम्र पे भी उसका जज्बा देखिए। और इस कारण उनकी सीटों में भी कुछ इजाफा हो गया। और जब ये पार्टी टूटी और वो दिल्ली वगैरह में आए, लोगों से मिले, सब कुछ किया, तो एक बार फिर उनकी उसी तरीके से भीगी शर्ट की फोटो वायरल की गई। लेकिन लोग समझ चुके थे कि पहले भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, अब भी नैरेटिव बनाने की कोशिश है। क्योंकि अब की बार तो शरद पवार कार में बैठकर जा रहे थे, अंदर बैठे थे, भीगने का कोई चांस नहीं था। पानी जरूर बाहर बरस रहा था, लेकिन वो तो कार के अंदर बैठे थे। तो लोगों ने देखा कि कार रुकी, खिड़की खुली, शरद पवार बाहर आए भीगे और उसके बाद अंदर बैठे। और इसके बाद में फोटो वायरल हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को पता चलती हैं। उस फोटो पे लोगों ने बहुत गौर नहीं किया, हालांकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने बहुत मेहनत की उस फोटो को भेजने में और कई चीजें लिखने में, कविताएं लिखने में, सब कुछ किया। तो वो चीजें नहीं बन पा रही। अब जो है बातचीत चल रही है और हम लोगों को बिल्कुल इस बात का इंतजार करना चाहिए कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कुछ नया होगा। और शरद पवार जो खुद भी मान चुके हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो वो इंडिया के साथ में, इस डॉटेड इंडिया के साथ में क्यों रहेंगे? क्योंकि वो तो अच्छे राजनीतिक व्यापारी हैं। कभी आज तक उन्होंने घाटे का सौदा किया नहीं है। इसलिए इंतजार करिए कुछ बड़ा होने का। नमस्कार। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।